हाय, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमारी डे टू डे लाइफ में सभी को होता ही है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस के वजह से, जॉब के वजह से और स्टडीज़ के स्ट्रेस के वजह से, एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से या रिलेशनशिप्स के कारण हमें स्ट्रेस हो जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेस होता क्या है और हम बहुत डेप्थ में जाकर स्ट्रेस को समझने वाले हैं, उसके कारणों को समझने वाले हैं। बिकॉज़ जब तक हम उसे डेप्थ में जाकर नहीं समझेंगे तब तक हम उसके सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते, जब तक हम किसी भी चीज़ की जड़ों तक ना पहुंचें, राइट। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेस है क्या। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंजिंग इवेंट होता है या कोई थ्रेटनिंग इवेंट होता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, तो उस केस में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और वो रिएक्ट करती है डिफरेंट वेज़ में, जैसे फिज़िकली, इमोशनली, कॉग्निटिवली, बिहेवियरली। और इस तरीके से जो वो रिएक्ट करती है इसी को स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। फिज़िकली कैसे, जैसे कोई भी मेरी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, चैलेंजिंग इवेंट हुआ, मुझे मतलब मेरे पास एक डेडलाइन है और उस डेडलाइन तक मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। अब मैंने वो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट जब तक नहीं करूँगी तब तक क्या हो रहा है ना, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। फिज़िकली कैसे, कि मेरी जो स्लीप साइकिल है वो डिसरप्ट हो रही है, ठीक है। टाइम पर नींद नहीं आना, टाइम पे नहीं सोना, चेस्ट में पेन होना, तो ये फिज़िकल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। वो दिखाता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट इन योर लाइफ, ठीक है। फिर हमारे पास है इमोशनल सिम्टम। इमोशनली स्ट्रेस कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, जैसे कि डिप्रेशन होना, ठीक है, एंजाइटी हो जाना, तो इमोशनली वो अपने आप को ऐसे दिखाता है। फिर उसके बाद आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब मेंटल एक्टिविटीज़, जैसे कि कंसंट्रेशन। अब जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो क्या आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाते हो, फोकस कर पाते हो? नहीं, राइट, ऐसा नहीं होता है। तो वो स्ट्रेस अपने आप को कॉग्निटिवली ऐसे शो करता है। दूसरा कॉग्निटिव फंक्शन होता है मेमोरी। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि एग्ज़ाम में आप जाते हो और क्योंकि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, आपकी बॉडी एकदम से पूरी वर्कड अप हो जाती है एंड फिर आप एग्ज़ाम में जो याद भी क्या होता है वो भी भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस अपने आप को कॉग्निटिवली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं कि गुस्सा आया एकदम से, आपको स्ट्रेस हुआ, गुस्सा आया और आपने चीज़ें इधर उधर फेंक दी, तो वो बिहेवियर में हो गया। या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप क्या करोगे, बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर चलना चालू कर दोगे, तो वो एकदम पेस में चलना, वो भी एक तरीके से बिहेवियरल स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसमें एक और एग्जांपल हम इंक्लूड कर सकते हैं जो कि बहुत कॉमन है, कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना, वो भी स्ट्रेस को शो करता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। जो स्ट्रेस होता है सिर्फ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं होते हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको डिस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि हमारे चेस्ट पेन होने लगना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं और उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। पर जब स्ट्रेस के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं तो उसे यू स्ट्रेस कहते हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे बोल सकते हैं हम, जैसे कि मान लो कि मुझे पढ़ने की आदत है नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ने की आदत नहीं है तो अब मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, बट अब क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी वजह से मेरे अंदर स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस की वजह से अब मैं दोबारा से अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती और मैं अब पढ़ाई करूँगी, ठीक है। तो उसके वजह से मैं पास हो जाऊँगी। अगर ये स्ट्रेस नहीं होता तो क्या होता, तो फिर चाहे एग्ज़ाम वाला दिन ही क्यों ना होता, मैं नहीं पढ़ती, तो उस केस में मेरे 0 नंबर आते। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, जो कि हमारी वेल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या हैं, तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे सिचुएशंस लाइफ की जो स्ट्रेस कॉज करती है उनको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेसर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं और बहुत माइल्ड हो सकते हैं। थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होना, अनॉयंस फील होना, ये नॉर्मल स्ट्रेसर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेसर्स कहाँ से आते हैं। तो स्ट्रेसर्स के एक्सटर्नल सोर्सेस भी होते हैं, हमारे बाहर से भी आते हैं, ठीक है, और इंटरनल सोर्सेस भी होते हैं, यानी कि हमारे अंदर से भी आते हैं। तो जो अंदर से आते हैं पहले उनको देख लेते हैं, क्योंकि जो बाहर वाले सोर्सेज हैं वो तो हम ईजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, बट जो हमारे अंदर चल रहा होता है, अंदर से कहाँ से स्ट्रेस निकल के आ रहा है, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज हैं
साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स ही हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स में सबसे पहले आता है आपका प्रेशर। प्रेशर मतलब जैसे कि आपको कोई काम दे दिया गया और कहा कि ये काम आपको इतने टाइम के अंदर करना ही करना है, कैसे भी, एनी हाउ, और कहा कि इतना अमाउंट आपको करके ही देना है, तो वो प्रेशर डल गया आपके ऊपर अब, ठीक है। और प्रेशर डलने की वजह से अब आपको स्ट्रेस होगा कि यार ये तो मेरे को डेडलाइन से पहले करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्लेम ये करते हैं कि हम तो भाई वी वर्क वेल अंडर प्रेशर, सो विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं टेरेसा, उन्होंने रिसर्च कंडक्ट करवाई थी एक एक्चुअल वर्क प्लेस में, और जिसके आउटकम में ये पता लगा कि इट इज़ नॉट ट्रू। वो रिसर्च कैसी थी, बेसिकली कुछ एम्प्लॉयज़ थे वर्क प्लेस में, उनको बोला गया आपको इतने टाइम के अंदर हमको क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ ला के देने हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ जो थे, जब उन्होंने पूरे प्रोसेस को कर लिया, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ ने कहा भाई हमारी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि अब हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हम टाइम को देख रहे थे और अपना काम कर रहे थे, तो हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनको ऐसा लगा। बट रिसर्च की जो आउटकम है उसने क्या शो किया, तो उसने ये शो किया इट इज़ नॉट ट्रू, जो उनकी क्रिएटिविटी थी वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर हमेशा सही हो, ज़रूरी हो, स्पेशली क्रिएटिव वर्क्स में तो प्रेशर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अनकंट्रोलेबिलिटी। अनकंट्रोलेबिलिटी मतलब जैसे कि जब भी कोई भी सिचुएशन, ऐसा लगता है मेरे को कि कोई भी सिचुएशन मेरी लाइफ की, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो स्ट्रेस बढ़ने लगता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल डेडलाइन का ही एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। मेरे पास डेडलाइन है और उससे पहले मेरे को ऐसा लगा कि अरे नहीं ये चीज़ तो हो जाएगी, इसे मैं इस दिन करूँगा, इसे मैं इस दिन करूँगा, बट जब मैं एक्चुअली काम करने लगी तो मैंने देखा कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा है डेडलाइन पे, तो फिर मुझे क्या होगा, मुझे स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसा कि मैंने पहले सोचा था कि हाँ थिंग्स आर इन माई कंट्रोल। फिर उसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन। तो जब फ्रस्ट्रेशन कब होता है, जब जो चीज़ मुझे चाहिए हो वो मुझे मिल ना रही हो, तो उस केस में फ्रस्ट्रेशन होता है। और फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब बहुत बार फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, रिजल्ट हो जाता है एग्रेशन में, कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आया, फिर मैं कुछ चीज़ें कर दूँगी। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रू। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप अग्रेसिव भी होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इंसान हो जिसकी एक बार किसी ने गाड़ी ठोक दी ट्रैफिक में, तो आप निकल के मारने पहुंच जाते हो सामने वाले इंसान को। बट आज क्या हुआ, आज आपकी गाड़ी तो ठोकी किसी ने, बट आप जैसे गए लड़ने के लिए, आपने देखा वहाँ पर जो इंसान है वो बिल्कुल आपसे हाइट में भी लंबा और वेट में भी ज़्यादा। तो अब क्या होगा ना, चांसेस कम होंगे कि आप एग्रेसिव बनो। चांसेस यही होंगे कि ठीक है आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, बट एग्रेसिव अपना एंगर नहीं शो करोगे। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका कन्फ्लिक्ट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट अनदर रीज़न है जिसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है हमें। तो कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे करनी कोई चीज़ है और मैं कर कुछ और रही हूँ, यानी कि दो चॉइसेस हैं आपके पास, और दो चीज़ों में से आप एक ऐसी चीज़ चूज़ कर रहे हो, उसको चूज़ करने में आपको स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी करो, बट आप चाहते हो कि आप राइटर बनो। तो इन दैट केस आप वो काम कर रहे हो जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो जो आपको करनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की, कि एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं, हमारे बाहर ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले कैटास्ट्रॉफिक्स। सो मतलब कि कोई भी डिज़ास्टर आ गया, जैसे साइक्लोन आ गया, साइक्लोन आने के बाद उसने बहुत ज़्यादा तबाही कर दी, लोगों के घर उजाड़ दिए, ठीक है। तो इन दैट केस अब लोगों को स्ट्रेस होगा कि अब वो कैसे रहें, क्या करें, ठीक है। फिर आता है मेजर लाइफ चेंजेस, लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आना, जैसे कि आपके कोई डियर वंस थे, उनकी डेथ हो गई, अब उसके बाद ठीक है किसी के फादर हैं और उस इंसान के फादर की डेथ हो गई। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो इंसान है उसको बहुत स्ट्रेस होगा कि अब वो अपनी लाइफ को कैसे चलाए, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोवाइडर चले गए। अब हम बात करते हैं हैसल्स की। डे टू डे लाइफ में जो संघर्ष होते हैं उनकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के अलग फैक्टर्स आते हैं, वो है सोशल फैक्टर्स, जो सोसाइटी के वजह से हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके वजह से जो हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पॉवर्टी। अब जो लोग पुअर होते हैं,
ठीक है, गरीब लोग होते हैं, उनके पास बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं होती लाइफ की, ना फूड होता है, ना शेल्टर होता है, ना सिक्योरिटी होती है, उनके साथ क्राइम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनकी लाइफ में लगा ही रहता है। ठीक है, फिर है जॉब स्ट्रेस, यानी कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में जॉब कर रहे हो जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, ठीक है, और उनको आपसे अलग ही खुंदस होती है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया, आपको स्ट्रेस होता है। फिर आता है एकल्चरेशन, यानी कि आप एक कंट्री में हो, वहाँ पे एक कल्चर फॉलो करते हो, अब आप दूसरी कंट्री में चले जाते हो, वहाँ का जो डोमिनेंट कल्चर है वो दूसरा है, तो उस केस में भी आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि अब आपका जो सपोर्ट था, सोशल सपोर्ट था, वो कम हो गया। तो उस चीज़ से निपटने के लिए जो लोग हैं वो अलग अलग चीज़ें करते हैं। जैसे सबसे पहले इंटीग्रेशन, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अपना ओल्ड या ओरिजिनल कल्चर है उसको भी फॉलो करते हैं, और जो नया उस जगह का, किसी और जगह का नया या फिर वहाँ का जो डोमिनेंट कल्चर है उसको भी फॉलो करते हैं। तो दोनों में हार्मनी है कि वो अपने सोशल सपोर्ट को भी फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को भी फॉलो कर रहे हैं, और वो बेसिकली जो लोग हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर वो सोसाइटी में गए हैं रहने के लिए, तो वहाँ पर हार्मनी रहेगी, यहाँ पर सबसे कम लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है एसिमिलेशन। इन दिस केस क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने कल्चर को पूरी तरीके से भूल जाता है, न्यू कल्चर को पूरी तरीके से फॉलो कर लेता है, जिसके वजह से मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आप अचानक से एकदम से इतना पुराना कल्चर अपना नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद आता है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है, जहाँ पर आप नई जगह गए हो, आप कहते हो यहाँ के कल्चर गया भाड़ में, आप उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हो, मैं तो अपना ही फॉलो करूँगा। इस केस में क्या हो रहा है, जिस सोसाइटी में आप जा रहे हो वहाँ से आप सोशली आइसोलेट हो जाओगे, तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट आता है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई इंडिविजुअल बोलता है कि ना तो मैं यहाँ का कल्चर फॉलो करूँगा, ना मैं अपना पुराना कल्चर फॉलो करूँगा। अब उसके पास अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, और जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ से भी वो आइसोलेटेड फील करेगा। तो इन दैट केस, इस केस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फिर हम बात करते हैं कोपिंग विद स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस को कैसे कोप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम फोकस कोपिंग कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम चीज़ों की जड़ों पे जाएंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेसर क्या है, ठीक है, किस इवेंट के वजह से मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है। फिर उस इवेंट को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम फोकस करते हैं इमोशन पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रेसर है, हमें पता लग गया इस इवेंट की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, फिर हम कोशिश करते हैं कि इसके प्रति हम जैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी जॉब इंटरव्यू में फ़ेल हो गई, ठीक है, वो स्ट्रेसर है, अब उसके वजह से मेरे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ गई, मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, और मेरे लिए गलत भी है, क्योंकि अभी मुझे स्ट्रेस देगा। तो इन दैट केस मुझे अपने उस नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, राइट। उसको हम चेंज करेंगे कैसे, अपने ऊपर काम करके। फिर उसके बाद आता है मेडिटेशन। जैसे रिसर्चेस भी ये शो करती हैं कि जब आप मेडिटेट करते हो ना, तो आप रिलैक्स फील करते हो, आपकी जो एंजाइटी होती है वो काम हो जाती है, एंड जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसके लेवल्स भी लो हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप एक साइकिल में होते हो, और आपको लगता है वही रियलिटी है आपकी। बट जैसे ही आप उस साइकिल से थोड़ी टाइम अलग लेकर अपने लिए टाइम निकालते हो, और फिर बैठ के मेडिटेट करने की कोशिश करते हो, रिलैक्स करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, कि इतना जो केओटिक मैस हो रखा है, ये जो स्ट्रेस है, इसके अलावा भी एक रियलिटी है। तो आपको रिलैक्सेशन होता है, आप रिलैक्स फील करते हो, विच इज़ हेल्पफुल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।